बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को। सर, उमर अब्दुल्ला सरकार ये कौन सी किताब लेकर आ गई है जिसमें पत्थरबाजों का भी महिमा मंडन है, आतंकवादियों को शहीद बताया जा रहा है, और ये किताब सारे सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुंच गई थी। जी, आप देखिए, ये जो किताब है पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा भी नाम है। लेकिन अफसोस की बात ये है, चलिए मुझे छोड़िए। हालांकि इसमें मसरत आलम का नाम है। जब मैं डीजी प्रिजन था तो मेरा एक डेटिन्यू होता था। तो एनीवे, इट्स एन इंसल्ट फॉर मी टू फिगर विद हिम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक इलेक्टेड सरकार, जो लोगों के से चुनी हुई सरकार आती है और भारत के संविधान से शपथ लेकर वो काम कर रही है, और वो सरकार इस तरह का कारनामा करे कि एक ऐसी किताब को मंजूरी देती है, अप्रूव करती है, और वो भी किस में, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। जो लाइब्रेरीज हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, समग्र शिक्षा अभियान एक स्कीम है जिसके तहत भारत सरकार से पैसा आता है, और उस पैसे से लाइब्रेरीज को मतलब इक्विप किया जाता है अच्छी अच्छी बुक्स के साथ। और उसमें ये किताब है, और कल से बहुत हंगामा हो रहा है कि ये किताब आपने कैसे अप्रूव की। अब देखिए, इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो भारत को तोड़ना चाहते, भारत, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना के लिए सारी जिंदगी जिन्होंने लगा दी। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट वो है जो जेकेएलएफ का पहला टेररिस्ट माना जाता है, मकबूल भट्ट। और उसको ये दिखाता है शहीद, जिसको फांसी दी गई फॉर ए टेरर एक्ट, जिसने किसी की किलिंग की, और उसको ट्रायल, पूरा प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके ये जो है इसको शहीद लिखता है। तो आप बताइए, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं न्यू जनरेशन को कि आप भी मकबूल भट्ट बनिए, आप भी एक टेररिस्ट बनिए। उसके बाद शहीद आजम इसको लिखता है, नीचे पढ़िए आप। उसके बाद सैयद अली शाह गिलानी जो कहता है कि इट इज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब हम जो हैं, ये जम्मू कश्मीर है वो इंडियन ऑक्युपाइड है, इलीगली ऑक्युपाइड है। आप जानते हैं सैयद अली शाह गिलानी जो पाकिस्तान का एक माउथ पीस था, उनका एजेंडा चलाता था, उनकी डीप स्टेट का, उनकी आईएसआई और उनकी पाकिस्तान आर्मी का। तो वो उस आदमी का महिमा मंडल किया गया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं जिन्होंने भी ये किताब लिखी है कि भारत के साथ तो पूरी संधि हुई, वो महाराजा ने ज्वाइन किया था, तो भारत का लेजिटिमेट पार्ट है जम्मू कश्मीर। वेयर एज यहाँ जो इलीगली ऑक्युपाइड है वो पाकिस्तान आर्मी ने जो पीओजे के किया। अगर किसी को कोई शक है तो जो लोग पीओजे के में पिछले 15 दिन से या 20 दिन से गोलियां खा रहे हैं पाकिस्तान फौज की, कितने ही तो लोग मारे गए वहां, और वो झेल रहे हैं पाकिस्तान फौज को। उनको पूछो कि कौन है इलीगल ऑक्युपेशन, वो है इलीगल ऑक्युपेशन। तो आप इस तरह की जो लिख रहे हो, ये पाकिस्तान की डीप स्टेट की जवान है, ये पाकिस्तान फौज की जवान है। तो पाकिस्तान इलीगली, उन्होंने हमला किया, कवाली भेजे, जो पाकिस्तानी फौजी थे इन दी गार्ब ऑफ कवाली, उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया पीओजे के। आज वो भुगत रहे हैं पीओजे के वाले। तो सब जिसको कोई शक है उनसे बात करके पूछ ले कि कौन है इलीगली ऑक्युपाइड। उसके बाद लिखता है, इस बुक में मेंशन है कि जो मीरवाइज, वो जो है वो इस जम्मू कश्मीर का लास्ट होप। मुझे बताइए भाई, ये किसने तुझे कहा कि वो लास्ट होप है? उसका एक दो मोहल्ले में होगी फॉलोइंग। जम्मू कश्मीर में तो लद्दाख भी है, जम्मू भी है, गुज्जर्स भी हैं, पकरवाल भी हैं, पहाड़ी भी हैं। तो आपने कहा कि मीरवाइज सबका लास्ट होप है। भाई ये तुम्हारा विचार होगा, जम्मू कश्मीर के लोग तो नहीं मानते। तो दो मोहल्ले में उसकी फॉलोइंग होगी, कौन उसको मानता है लास्ट होप? तो ये ऐसी किताब को, अच्छा इसमें नाम है शबीर शाह का, इसमें नाम है मसरत आलम का, जो सबसे बड़ा सैयद अली शाह गिलानी के बाद उसका सक्सेसर है, और महाभारत बदमाश टेररिस्ट मेरे कस्टडी में रहा है। तो ऐसे लोगों का महिमा मंडल किया है। तो व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग? मतलब आप जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है हमारी, और ये किताबें सारे लाइब्रेरीज में जाएंगी, जो बच्चे पढ़ेंगे,
और उसको गन कल्चर का महिमा मंडल कर रहे हो, सेपरेटिज्म का महिमा मंडल कर रहे हो। तो मतलब आप चाहते हो कि आने वाली जनरेशन, क्योंकि अब यहाँ टेररिज्म खत्म हो गया, यहाँ ऑलमोस्ट 90% वायलेंस खत्म होगी, पत्थरबाजी खत्म हो गई, तो अब आप इस तरह से एजेंडा चलाना चाहते हो। ये तो मुझे तो लगता है इन लोगों ने पैसा लिया हुआ पाकिस्तान की डीप स्टेट से। इसकी तो पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे। ऑर्डर, हाँ, मैं आज एक ऑर्डर देख रहा था, एलजी साहब ने शायद इंटरवीन किया, तो ही हैज सस्पेंडेड 8 ऑफिशियल्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एक इंक्वायरी दी है किसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के आदमी को कि इसमें 30 दिन के अंदर इंक्वायरी करिए, और ऐसे इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। वो ठीक है, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उसका मिनिस्टर भी है, सकीना इतू मिनिस्टर है उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी की हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री को नहीं पता कि कौन सी किताब जा रही है, उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं देखना चाहिए? तो ये तो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ एक गलती थोड़ी है। यू आर, मतलब पहले ही कम मदरसाज और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का कोई कमी नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर में, और भारत में भी हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से आप इस तरह की किताबें लाइब्रेरी में भेजो, मतलब आने वाली पीढ़ी जो जम्मू की भी है उसको भी बर्बाद करो, और कश्मीर की भी बर्बाद, पहले ही हो गई बर्बाद। तो इस तरह की ये घिनौनी हरकत इन्होंने की है। मुझे लगता है इसको इनको एकदम इस बुक को बैन करना चाहिए। अब शायद मैंने इस ऑर्डर में देखा बैन भी किया है, पब्लिशर को भी बैन किया, और सारी बुक्स विड्रॉ करने। ये हमारी सवेरे काफ़ी मीडिया वाले आए थे, मैंने ये तीनों चीज़ें डिमांड की थी, इसको बैन करना चाहिए, इनको विड्रॉ करना चाहिए ऑर्डर को, और ये किताबों को विड्रॉ करना चाहिए, और इनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए जिन लोगों ने ये अप्रूव की। आई एम ग्लैड कि एलजी हैज टेकन इट सम एक्शन। जी सर, लेकिन सवाल फिर यही है ना कि क्या ये जो फारूक अब्दुल्ला परिवार है, इनका आतंकवाद प्रेम, पाकिस्तान प्रेम फिर से जाग उठा है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले आप याद कीजिए, वो ओपी शाह ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें 61 लोग शामिल हैं, उसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम भी है, महबूबा मुफ्ती भी है। इन सब लोगों ने क्या चिट्ठी लिखी जिसकी भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसको रोकना चाहिए। उस चिट्ठी में एक भी जगह पर आतंकवाद को मेंशन नहीं किया गया था, और उसके 2 दिन के बाद ये जो किताब है ये जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरीज में पहुंच जाती है। आपको नहीं लगता कि बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये टाइमिंग तय की गई थी? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो जिसका आप मेंशन कर रही हैं, ये 2 दिन पहले मुद्दा उठा था, ओपी शाह ने जो लेटर लिखा है, और इतने लोग उसमें सभी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं। मुझे अफसोस इस बात का आता है कि सारे सीजन्ड लोग हैं जिन्होंने बहुत साल यहाँ देखा है, राज किया है, और वो एक भी लफ्ज नहीं बोलते कि पहलगाम नहीं होना चाहिए। अभी साल पहले ही हुआ पहलगाम, वो एक लफ्ज नहीं बोले मुंबई नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। हजारों लोगों का जो कत्ल किया है टेररिज्म ने, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। अच्छा चलो इतना ही बोल देते कि पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे, वो भी नहीं बोला। तो आप मतलब भारत बात करे क्या, किससे बात करे? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं, किससे बात करो? शहबाज शरीफ से? वो तो चपड़ासी है, वो आसिम मुनीर का चपड़ासी है। अगर वो कहे बैग उठाओ तो उठा लेगा उसका। बाहर है बुखौटा प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन अंदर की हकीकत मैं बता रहा हूं, उसकी इतनी ही औकात। चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? कहना तो आसिम मुनीर को कहो ना कि टेररिज्म बंद कर, और हम अपने प्रधानमंत्री से फिर अपील करेंगे, आप जिस दिन टेररिज्म बंद करोगे हम पानी भी छोड़ेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। वो नहीं, वो दम नहीं है बोलने का, बोलो ना। अच्छा, और सब कुछ तो उसके हाथ में है आसिम मुनीर के। वो शहबाज शरीफ क्या करेगा? तो आसिम मुनीर टेररिज्म चलाता है आईएसआई के थ्रू, वो आईएसआई को कंट्रोल करता है, जो यहाँ टेररिज्म की पूरी इंडस्ट्री चलाता है, ड्रग्स, नार्को टेररिज्म चलाता है, ड्रग्स बेचता है। तो आप जब तक वहां की फौज और ये नहीं बंद करेंगे तो हम किससे बात करें? आज तक बात करके कर क्या लिया? आपने 50 बार बात की, आपने बात की, उसके बाद आपके यहाँ पार्लियामेंट हुआ, आपने बात की, पठानकोट हुआ, आपने बात की, उड़ी हुआ। जो पहले गवर्नमेंट ने बात करी तो उन्होंने क्या दे दिया? मेरे हिसाब से जो मोदी जी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है।
आज से ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में और इनको हिट किया है, उससे इनकी टांगें कांपी हैं। और वही तरीका है, इनको पाकिस्तान फौज को इनको डर होना चाहिए कि भारत कहीं भी अंदर आके घुस, ये सोचते थे हम सेफ बैठे हैं बॉर्डर के उस पार। वो ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हम जहां चाहेंगे तुझे हिट कर सकते हैं। क्यों टेररिज्म कम हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनकी टांगें कांप रही हैं अब। सर, ये चिट्ठी लिखने वाले भी पाकिस्तान के जिसे कह सकते हैं टट्टू हैं, वहां से पैसा मिला होगा तभी ये इस तरह का राग अलाप रहे हैं। और दूसरे, जो ये किताब छपी है, भले केंद्र सरकार की किसी स्कीम के तहत हुआ है, लेकिन किसी ने तो ये खेल खेला है ना पाकिस्तान के इशारे पर। और उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम है, क्या उनको नहीं पता कि उनकी सरकार में किस तरह की किताबें छप रही हैं और वो किताबें लाइब्रेरी तक भी पहुंच जाती हैं, जिसमें आतंकवादियों का इतना महिमा मंडन है। और आप देखिए उसमें सुरक्षा बलों को लेकर किस तरह से एक नेगेटिव उसमें शेड में पेश किया गया है। तो ये सब हरकतें उमर अब्दुल्ला की सरकार ही कर रही है ना सर? बिल्कुल उमर साहब की सरकार है। आप देखिए ये मिनिस्ट्री उन्हीं की सरकार के अंडर आती है। उमर अब्दुल्ला इसके लिए चीफ मिनिस्टर। मैं मानता हूं कि वो डायरेक्टली अप्रूव नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी मिनिस्टर का काम नहीं था, उनके सेक्रेटरी का काम नहीं है, ये उनको देखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गफलत है, बहुत बड़ी गलती है। आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते जिस तरह का खून खराबा पिछले 35 साल में हुआ है दोबारा नई पीढ़ियों को उसी रास्ते पे लगाए। और आप जो ऐसी किताब अप्रूव करके आप नई पीढ़ियों को इस तरह की महिमा मंडल करके, ताकि आप क्या लीजेंड, मतलब कल को मैं एक बच्चा हूँ 4th 5th में या 6th 7th 8th में पढ़ता हूँ, तो मैं अगर ये किताब पढ़ूंगा तो मतलब मुझे भी लीजेंड बनना है ना। एक बच्चों को होता है कि मुझे भी नाम कमाना है, तो लीजेंड बनने के लिए मतलब मुझे मकबूल बट बनना है, विच मीन्स मुझे गन उठानी है, या मुझे मसरत आलम जैसा टेररिस्ट बनना है, या मुझे शबीर शाह और इसके जैसा बनना है, ईशा गिलानी टाइप बनना है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हो आने वाली पीढ़ी को? तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है इस तरह की अगर हरकतें होती रही तो ये आप अभी शुक्र करो यूनियन टेरिटरी है। एलजी साहब ने इंटरवीन करके इसमें सस्पेंशन कर दिया और इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया और पब्लिशर और इसको सबको बैन कर दिया, जो हमारी डिमांड थी। लेकिन आप इमेजिन करें अगर फुल फ्लैज्ड स्टेट गवर्नमेंट हो तो फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन नहीं कर पाएगी। तो आप बताइए मुझे किस तरह की, फिर तो वही ममता बनर्जी वाली सिचुएशन हो गई कि वो जो चाहती थी करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देखती रहती थी। तो अल्टीमेटली फिर अगर यहाँ फुल स्टेट हुड होता तो फिर क्या होता, मेरा ये सवाल है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये इनकी नालायकी है और इसमें सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए। लोग नहीं बख्शेंगे अगर इस तरह की घिनौनी हरकत दोबारा करेंगे। सर, पीओजेके में जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान घिरा हुआ है, कितने सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों पर फायरिंग की है वहां पर पाकिस्तान के रेंजर्स ने और उनको मार दिया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के मकसद से, या ये पूरा मुद्दा एक बार फिर से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ये कोशिश हुई है पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से? तब ये किताब लिखी भी गई, छप भी गई, कहीं से अप्रूवल भी मिल गया और लाइब्रेरीज तक पहुंच गई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे मोल्स हैं, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ। जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में हर जो सोसाइटी का वर्ग है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान की आईएसआई की, चाहे वो आपका एकेडमिया हो, आपका मीडिया हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी इवन लोअर जुडिशरी हो, आपके हमारे पुलिस में नीचे लेवल थे, हमने बहुत सारों को डिसमिस किया। तो हर विंग अफेक्टेड था ना। हमने तो 1990s में काम किया, उन दिनों बहुत बुरे हालात थे। अभी हालात में बहुत तब्दीली आई है, तो इसलिए वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए पैसा दे सकते हैं, इसके लिए कुछ भी प्रलोभन दे सकते हैं। तो पाकिस्तान इस तरह की हरकत करवाने में बहुत सक्षम, मैं जानता हूँ वो इस सोसाइटी में बहुत बुरी तरह से इन्फिल्ट्रेट है। आप देखिए 80 लोगों को तो सरकार से डिसमिस किया एलजी साहब ने। अभी तक 80 से ज़्यादा लोगों को जो गवर्नमेंट में बैठे थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और पाकिस्तान
के टेररिस्टों की और पाकिस्तान की मदद करते हैं। आप इमेजिन करें, आप इससे लिंक करिए, 80 से ज्यादा लोगों को निकाला है। तो ऐसे लोग आपके अभी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं ना, जिनको जो जिन जिन पर हमारी इंटेलिजेंस की नजर ना पड़ी हो। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को निकाल दिया, लेकिन 80 प्लस तो मैं जानता हूँ जिनको एलजी गवर्नमेंट ने 370 हटने के बाद गवर्नमेंट से डिसमिस किया। तो ये हालत है, आप बताइए। तो ऐसे में कितना केयरफुल रहना जरूरी है। तो आप मतलब कर क्या रहे हैं आप? आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल बर्बाद करने के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो इतना होशियार होना चाहिए था इनको, जबकि इस तरह की नालायकियां कर रहे हैं। जी सर, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पता नहीं किस किस तरह की जिहाद इस देश में हो रही है। और अब तो ये एकेडमिक जिहाद हो गई ना, कि आप छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाल दो कि मकबूल भट्ट तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, देशभक्त था, शहीद आजम था, आपका मसरत आलम, इस तरह की बातें अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे। मकबूल भट्ट बन गया हमारा शहीद भगत सिंह, तो क्योंकि इसको मकबूल भट्ट को इसने लिखने वाले ने दिया शहीद आजम। तो ये तो बिल्कुल सही आपने कहा, ये तो एजुकेशन जिहाद हो गया। ये तो एजुकेशन जिहाद नई टर्म आएगी। राइटर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी ये लिखा है। नहीं होना चाहिए सर, जिसने भी लिखा है उसको कहीं ना कहीं से फंडिंग जरूर हुई है। आप देखो ना कि जो 2 लेखकों के नाम में ये किताब के पन्ने पर पढ़ रही थी, आप देखो इसमें एक का नाम क्या है, एक तो कोई संतोष मीना है। संतोष मीना, मैंने भी पढ़ा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि संतोष मीना के दिमाग में ऐसा क्या घुस गया होगा कि वो भी ये सब बातें लिख रहे थे। वो ये कोई भी है, संतोष मीना जो भी हो, ये ऐसे आदमी को बख्शना नहीं चाहिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। क्योंकि आप देखिए, मैं यहाँ कड़वी बात कहूंगा, वो कहते हैं ना, दरवाजा अंदर से खुलता है। आप भारत का इतिहास पढ़िए, हमेशा हम में से किसी ने आक्रांताओं की मदद की, ये सही बात है। हम में से ही किसी ने, मतलब हम अगर 4 भाई हैं तो मेरे ही किसी भाई ने आक्रांताओं की मदद की, तभी वो मेरा दरवाजा खोल के अंदर आया। तो भारत का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे संतोष मीना जैसे भी हैं। क्या पता है क्या प्रलोभन दिया, मुझे नहीं मालूम। ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो भी इस तरह का लिखता है, फिर तो उसकी सोच सामने दिखती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो अगर मकबूल भट्ट को शहीद आजम मानता है और जम्मू कश्मीर को इलीगली ऑक्युपाइड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, और वो अगर इस तरह की उसकी सोच है, तो फिर तो उसके खिलाफ उसको कोई हक नहीं है यहाँ इस तरह की किताबें अगर वो लिख रहा है, तो उसको तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फाइन, बट उसकी एक लिमिटेशन है। यू कैन नॉट bloody take the agenda of the Pakistan deep state and ISI and break this country। और आने वाली जनरेशन को आप पॉइजन नहीं कर सकते, आप उनको रेडिकलाइज नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ मैं कहता हूं, ऐसे आदमी चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, कहाँ तो हम ये चाह रहे हैं कि जो इलीगल मदरसे हैं उनकी नकेल कसी जाए, उन वहां पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, ये इस पर भी नजर रखी जाए। और यहाँ पर सोचिए, सरकारी स्कूलों में ही मदरसे वाला, रेडिकलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया उमर अब्दुल्ला ने। क्योंकि सरकारी स्कूल बचे हुए थे ना, मदरसे तो ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपकी ऑनलाइन वाला सारा चल रहा है। वो तो हर एक के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे पाकिस्तान खूब चैनल्स हैं, उन पे सब कुछ, बम कैसे बनाना है, हिंदुस्तान के खिलाफ क्या क्या मटेरियल भेजना है ताकि बच्चे एंटी इंडिया हो जाएं, तो वो सब कुछ दिखाएंगे। वो सारा कुछ उनको बम्बार्ड करेंगे, उनको जिहाद के बारे में बताएंगे, गजबा हिंद के बारे में बताएंगे। तो ये वो तो चल ही रहा है, उसको कितना हम रोक पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब ये नया वाला तरीका, जो सरकारी स्कूल थे जो इससे बचे हुए थे, जहाँ कम से कम जन गण मन होता था, सवेरे उठ के सबसे पहले जब आप स्कूल आते हैं तो राष्ट्रगान होता था, जहाँ वहाँ देशभक्ति की बातें होती थी। अब वहाँ आप ये किताबें पढ़ाइए ताकि जो बचे खुचे हैं, और जम्मू रीजन के लोगों को भी गन उठाने के लिए उनको दिखाइए कि ये जो सारा जो जिहादी हैं, तो आपको भी अगर लीजेंड बनना है जम्मू कश्मीर में, तो आप बनिए मकबूल भट्ट और शबीर शाह और सैयद अली शाह गिलानी टाइप और मसरत आलम टाइप। जी
सर, बड़ी ही गजब डेफिनेशन दे दी है लेजेंड्स की और पर्सनालिटीज की उमर अब्दुल्ला सरकार ने। पर सर, इस बुक में यासिन मलिक का नाम नहीं है, बड़ी ताज्जुब की बात है। यासिन मलिक तो इनके लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी होना चाहिए, जो सड़ रहा है तिहाड़ जेल में, और अब सरला भट्ट केस में भी उस पर चार्जशीट हो गई है। जी जी, मैंने उसका नाम देखा नहीं, बट अभी मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं, मुझे इतना समय नहीं मिला। लेकिन यासीन मलिक, यस, इन बहुत सारों के लिए बहुत बड़ा वो तो गांधीयन प्रोजेक्ट करते थे। अगर आपको याद होगा, 2014 से पहले उसको गांधीयन प्रोजेक्ट करते, और यूथ आइकॉन जो यासीन मलिक है वो यूथ आइकॉन था पूरे भारत के लिए, ताकि आप यासीन मलिक के रास्ते पे चले। वो गांधीयन है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते, जिसने दिन दिहाड़े श्रीनगर में 5 एयरफोर्स के लोगों को सबके सामने मौत के घाट उतारा और प्राउडली बोला। उसने जो सरला भट्ट का केस है, ये 15-16 अप्रैल 1990 में हुआ था डाउनटाउन श्रीनगर में, और वहाँ एक सौरा पुलिस स्टेशन है, मैंने वहाँ एसएचओ की ट्रेनिंग की है। आईपीएस ऑफिसर को एज एसएचओ फंक्शन करना होता है, तो उसी के पास, सौरा पुलिस स्टेशन के पास, वहाँ स्किम्स एक इंस्टीट्यूट है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्किम्स बोलते हैं उसको। तो उसमें सरला भट्ट एक नर्स थी, कश्मीरी पंडित लड़की थी, कोई आई थिंक 30-35 साल की उम्र की थी। तो ये अनंतनाग की रहने वाली थी, और इसकी शायद शादी बांडीपुर कहाँ हुई थी। तो ये वहाँ नर्स का काम करती, इसको हॉस्टल से, क्योंकि उन दिनों इनका कब्जा पूरे हॉस्पिटल, और मुझे याद है हम अगर बीमार होते थे, मेरी वाइफ अगर बीमार हो जाए या मैं हो जाए, हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ टेररिस्टों का कब्जा होता था। तो इसको उन्होंने अपने हॉस्टल से उठाया, इस लड़की को, सरला भट्ट को, और फिर वहाँ डाउनटाउन में, वहाँ सौरा के साथ ही इलाका लगता है, वहाँ उसको टॉर्चर किया 4-5 दिन, रेप किया रिपीटेडली। उसके बाद उसकी टॉर्चर किया, उसके बाद उसको मार दिया, और उसके बाद डेड बॉडी नग्न हालत में उसको फेंका सड़क पे, और वहाँ इसका छुरी के साथ उसमें JKLF उसके स्किन पे, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ था। मतलब आप टॉर्चर की हालत देखिए कितनी। तो और उसमें एक वो लगाया हुआ था मैसेज कि ये मुखबिर है। वहाँ उन दिनों टेररिस्ट जिसको भी मारना चाहते थे उस पे टैग लगा देते थे, ये मुखबिर है। जबकि ऐसा और आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपको, आपके दर्शकों को, कि बहुत बार कश्मीरी पंडित लोगों ने, जो भी उनकी कम्युनिटी के हैं, उन्होंने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है कि इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनको खोला जाए, क्योंकि ये बहुत पुराने, अब 36 साल हो गए। आप बताइए, नाउ इट इज 2026, तो 90 में अगर हुआ तो 36 साल, 36 ईयर्स बहुत बड़ा अरसा होता है, एक जनरेशन निकल जाती। तो 36 साल के बाद आपको क्या एविडेंस मिलेगी, आपको क्या मिलेगा? लेकिन आप हैट्स ऑफ करिए SIA को, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसने इस केस को खोला और इन्वेस्टिगेट किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम क्यों किया, बड़ा हैरानगी की बात है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने 84 के एंटी सिख राइट केसेस खोलने के लिए इजाजत दे दी। आपने देखा वहां कन्विक्शन हुई है बहुत सारों को, देखा ना आपने, दिल्ली में जो कांग्रेस के लीडर थे, HKL भगत, सज्जन कुमार, पायलट, है ना, उनको सजा मिली, वो कन्विक्ट किया गया। खैर भगत तो मर गए। तो वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खोले गए, बेराज वो 84 में हुए, इससे पुराना है वो 6 साल। उसको खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, लेकिन इनके लिए मना कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, आई हैव नो जस्टिफिकेशन, बट एनीवे टाइम बहुत निकल गया है। हाँ, मैं मानता हूँ उस वक्त डाउनटाउन में 2 पुलिस के तफ्तीशी नहीं जा सकते। उस वक्त पूरा एक BSF का या आर्मी का प्लाटून नहीं जा सकता। अगर वो जाता था तो 20 जगह पर उस पर गोली चलती, 20 जगह पर। इतनी बुरी हालत। जिन्होंने 90 देखा, मुझे मालूम है, मैंने रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो दे कैन नॉट इमेजिन, वो सोचते होंगे कि क्यों नहीं पुलिस ने किया। ये हालात 2004 तक रहे। 2004 के बाद ये होना चाहिए था। ये मेरा अपना असेसमेंट है, हो सकता कोई मेरे साथ एग्री करे या ना करे। 2004 के बाद
हालात 2001 एंड 2002 वाज द पीक ऑफ द वायलेंस। फिर बीच में 99 कारगिल वार हो गया, तो बहुत बुरी हालत, मतलब आप डाउनटाउन में नहीं जा सकते बिना गोली खाए। तो 2004 के बाद हालात सुधरना शुरू हुए, तो बहुत फर्क पड़ गया था। उसके बाद ये केसेस टेकअप होने चाहिए थे, लेकिन 2004 एंड 2026 ना कितने साल हो, 22 साल तक किसी ने पूछा नहीं। अब एनीवे पॉइंट ये है कि SIA ने बड़ी मेहनत करके विटनेसेस, मेडिकल एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, जो विटनेस थे, इसमें बहुत सारे विटनेस तो मर भी जाते हैं, कुछ विटनेस मिले थे, क्योंकि 36 साल बहुत बड़ा अरसा है। कुछ विटनेसेस मिले हैं जिनके बयान लिखे गए, उनके स्टेटमेंट लिखे गए, उन्होंने बताया, मेरे सामने उठाया, मेरे सामने ये हुआ। कुछ लोगों ने दिए होंगे। इसी तरह मेडिकल रिपोर्ट उस वक्त की कि क्या उसकी हालत थी, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ होगा। तो इस तरह जो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी होगी, जब बॉडी, पुलिस ने सिर्फ उस वक्त इतना ही किया है, FIR दर्ज की है और बॉडी का जो होता है इनिशियल फॉर्मेलिटीज वही की, बस पुलिस ने और कुछ नहीं की, क्योंकि उस वक्त हालात इतने खराब थे। मैं खुद वहां रहा हूं, वहां आप कर ही नहीं सकते, आप दिन में थाने में ही नहीं बैठ सकते, सिर्फ भारत का झंडा लेकर खड़े रहना ही बहुत बड़ी बात। मैं खुद SP बडगाम रहा हूं, मुझे मालूम। तो कटिंग शॉर्ट, तो ये इन्वेस्टिगेशन अब उन्होंने टेकअप की। अभी भी मेरा ये मानना है बहुत सारे केसेस हैं इस तरह के कश्मीरी पंडितों के, और इन्हीं केसेस की वजह से बात चल रही थी यासीन मलिक की। तो ये उनका लीडर था जिन्होंने ये किया सरला बांट के। इसमें 5 लोग कन्विक्टेड हैं, जिसमें से 3 मर गए हैं। उसमें एक हमीद शेख था, बड़ा नोटोरियस टेररिस्ट, मुझे आज भी उसका याद है, हमीद शेख नाम था उसका। इस तरह 2 और थे, और 5वां जो है वो पाकिस्तान में, वो पता नहीं जिंदा है मर गया, बट हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तान में। और सिर्फ एक ही आदमी सर्वाइविंग है इंडिया में, वो है यासीन मलिक, वो कस्टडी में है, वो इस वक्त किसी केस में जेल में है, तो उसको चालान किया है। तो ये सिचुएशन है। तो इस तरह के जो सरला भट्ट जैसे केस हुए थे JKLF ने किए, दे वर दी एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा, तो जिससे दहशत फैल गई कम्युनिटी में कि हमारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। देखिए ना, कितना, जिसकी भी बच्ची है, आप इमेजिन करिए, उस फैमिली जो भी जानता था, पूरी कम्युनिटी को इट वाज, तो वो तो जो बाकी मस्जिदों से जो उस वक्त अनाउंसमेंट्स होती थी, वो आपको रालिब गालिब जो पता ही है आपको, तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो अच्छा है कि SIA जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस कलेक्ट करके, उनको 1 साल 1.5 साल लगा। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसमें मुमकिन हो सके, एविडेंस अगर मिल सकती है, उनको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ओपन करना चाहिए और उनको चालान करना चाहिए। बाकी जज साहब डिसाइड करेंगे सजा किसको कितनी दी जाए। जी 2004 से 2014 तक तो ये यूथ आइकॉन बनकर रेड कार्पेट वेलकम यासीन मलिक को उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिया करते थे। तब तो इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के साथ बात करें। आज जो जिम्मेदारी उठाने के लिए 61 आगे आए हैं, उस समय उस वक्त ये वाकई गांधीयन था कि तो बातचीत करेगा, तो पाकिस्तान जाता था भारत का नुमाइंदा बनकर, और इंडिया टुडे मैगजीन जैसे प्रोग्राम्स में ये यूथ आइकॉन बनता था, इसकी बातें सुनी जाती थी। सोचिए वो इसके लिए किस तरह का व्यवहार था, और अब जाकर इसके काले चिट्ठे खुल रहे, तो कम से कम अब तो जेल में सड़ेगा, बाहर निकलने का कोई गुंजाइश इसके लिए नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो किताबें जा रही है सर, कम से कम ये जो किताब है इसको तुरंत बैन तो किया। और आप सही कह रहे, यूटी है तो ये हो पाया, अगर फुल फ्लेश स्टेटहुड मिल चुका होता जम्मू कश्मीर को तो ये सब असंभव रहता। बिल्कुल बिल्कुल असंभव। देखिए ऐसा है, इनको दामाद की तरह ट्रीट करते थे, मैंने खुद देखा है, और मैं अपनी बात लाऊंगा, अच्छा नहीं लगता हर बात पे, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए सैयद अली शाह गिलानी से बड़ा सेपरेटिस्ट पाकिस्तान का माउथ पीस नहीं है, जो पाकिस्तान से अम्बेसी से पैसे लाता था और लड़कों को 500-500 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कराता था पत्थरबाजी के लिए और टेररिज्म। और भारत, जो उसका स्टेटमेंट भी इसमें भी कोट किया है लीजेंड में कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका विचार आप समझते हैं। हालांकि वो यहीं MLA था, सोपुर का MLA, इसी हमारी असेंबली में हमारी संविधान की शपथ लेता था, उसकी पेंशन लेता था MLA की, 2-3 बार MLA रहा है और लास्ट मरने तक पेंशन लेता था। थर्ड रेटर, आप बताइए
जिस देश को आप कहते हैं यू आर इलीगली ऑक्युपाइंग जम्मू कश्मीर, उसकी पेंशन भी खाता था। मतलब दोगलापन तो देखो। तो या तो आप में इतना मॉरल स्टैंडर्ड है कि मैं नहीं लूंगा पेंशन, ठीक है। अब उसकी मैं बात चली, आपने यासीन मलिक की, तो मैं उसकी बताता हूँ। उसको जब कैंसर हुआ तो आपके जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, वो इतने परेशान हो गए कि गिलानी साहब को कैंसर हो गया, इनका इलाज कराइए। तो उनको पटना जेल में था गिलानी साहब, उसके लिए जहाज जाता है जम्मू कश्मीर का, स्पेशल जहाज, जो चीफ मिनिस्टर का जहाज होता है, वो जाता है पटना से, उसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई लिया जाता है इलाज के लिए। गेस्ट हाउस खुलते हैं, पुलिस का एसपी साथ जाता है। ये गिलानी साहब का रुतबा था, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट था। और जब मुझे गोली लगी है, देखो ये रिकंस्ट्रक्ट किया हाथ, और यहाँ ग्रेनेड लगा, तो 18 मिलिटेंटों ने हमला किया था, बच गए। मैं डीआईजी बारामूला, तो भगवान ने ये दिन दिखाने थे और ये सारी बातें करवानी थी। तो हमको ले जाने वाला कोई नहीं था दिल्ली। तो मेरी वाइफ नेक्स्ट मॉर्निंग आई और मुझे आर्मी हॉस्पिटल में फौजी जनरल ने शिफ्ट किया रात को। और ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं था, उन्होंने इसका ऑपरेशन बेस हॉस्पिटल 92 बेस हॉस्पिटल आर्मी में वहाँ हुआ, बदामी बाग श्रीनगर में। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी वाइफ मुझे दिल्ली ले गई, वहाँ इलाज करवाया, ये हाथ रिकंस्ट्रक्ट करवाया, वरना ये हाथ कट गया था। तो ये हालत थी एक डीआईजी की। सिपाही को तो पूछता कौन, आर्मी जवान को कौन पूछता, पुलिस वाले सीआरपी वाले को कौन पूछता, बीएसएफ वाले को। तो ये हालत थी, ये हमारा रवैया था। मैंने अपनी एग्जाम्पल इसलिए लाई ताकि लोगों को पता चले ये रवैया था उस वक्त की सरकारों। बिल्कुल सही सर। आप जैसे लोग जिन्होंने इतने अंदर तक जाकर वहां काम किया, ऐसे विषम हालात में काम किया है जब टेररिज्म पूरे पीक पर था, और आज का फर्क आप समझा सकते हैं कि 90 में क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तो आप जैसे लोगों के एक्सपीरियंस तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले। और जिस तरह की किताब छपी है सर, वो तो बहुत ही शर्मनाक है। और अच्छा ये है कि तुरंत बैन कर दी गई है, लाइब्रेरी से इसको वापस मंगवाया जा रहा है और सबको ब्लैकलिस्ट किया गया है जो कि इस किताब के लेखक बताए जा रहे हैं, और 8 अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। मुझे तो लगता है सर केंद्र सरकार को इस बारे में बुलाना चाहिए उमर अब्दुल्ला को कि उनके मन में चल क्या रहा है। उनको तलब किया जाना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि वो हर रोज राग अलापते हैं ना कि फुल स्टेटहुड दे दो जम्मू कश्मीर को। अगर यही करते रहेंगे वो, तो उनको फुल स्टेटहुड मिलेगा, अगली बार सरकार में भी नहीं आएंगे जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा मानना है, आप सही कह रही हैं। यूनियन होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब को तलब करना चाहिए इनको, और इनसे पूछना चाहिए कि कैसे ऐसी घिनौनी हरकत की आपने। एलजी साहब को भी साथ बुलाना चाहिए ताकि उन्होंने जो एक्शन लिया, और ये दोनों को वहाँ तलब करके होम मिनिस्टर साहब को इसको जरा एडमॉनिश करना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। देखते हैं, अभी तो आनंद फानन में बुक बैन हुई है, लेकिन इसके आगे क्या कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।